सबसे पहले प्रीलिम्स स्पेशल देख लेते हैं आज के। भारतीय नौसेना को सौंपी गई चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी वेला, अर्थात कमीशन कर दी गई नौसेना को। आपको पता है कि अब तक इस प्रोजेक्ट 75, जिसको परियोजना 75 कहा जाता है, अब तक 5 पनडुब्बियां लॉन्च की जा चुकी हैं। कौन कौन? सबसे पहले INS कलावेरी, फिर INS खंडेरी, फिर INS करंज, फिर INS वेला और फिर INS वागीर को। इनमें से 3 को पहले ही कमीशन किया जा चुका था। चौथी पनडुब्बी वेला को, INS वेला को अब कमीशन किया जा रहा है। तो 9 नवंबर 2021 को परियोजना 75 की चौथी पनडुब्बी यार्ड 11878 या INS वेला को यार्ड भारतीय नौसेना के इस यार्ड को सौंपा गया। परियोजना 75 में स्कॉर्पियन डिजाइन की 6 पनडुब्बियों का निर्माण शामिल है। इन पनडुब्बियों का निर्माण नेवल ग्रुप फ्रांस के सहयोग से मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL मुंबई में किया जा रहा है। वेला नाम की इस पनडुब्बी को 6 मई 2019 को लॉन्च किया गया था। अभी कमीशन इसको किया जा रहा है। रोहित शर्मा को टीम इंडिया का T20 अंतर्राष्ट्रीय कप्तान घोषित किया गया। विराट कोहली की जगह रोहित शर्मा को आधिकारिक तौर पर टीम इंडिया का T20 अंतर्राष्ट्रीय कप्तान घोषित किया गया है। कोहली पहले ही सबसे छोटे क्रिकेट प्रारूप से अर्थात T20 से संन्यास ले चुके हैं। भारत के कप्तान के रूप में पद छोड़ने के अपने फैसले को घोषणा पहले ही कर दिया था इन्होंने, विश्व कप के पहले ही। वाइस एडमिरल R हरिकुमार होंगे नौसेना स्टाफ के अगले प्रमुख। सरकार ने वाइस एडमिरल R हरिकुमार को नौसेना स्टाफ का अगला प्रमुख नियुक्त किया है। वह वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं। वर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह 30 नवंबर 2021 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो कौन होंगे? वाइस एडमिरल R हरिकुमार, ये नए एडमिरल होंगे नौसेना के, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया मथुरा में व्रज उत्सव का उद्घाटन। कहाँ पे? मथुरा में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 नवंबर 2021 को वृंदावन कुंभ क्षेत्र में 10 दिवसीय ब्रजराज उत्सव का उद्घाटन किया। ब्रजराज उत्सव उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद का एक संयुक्त उद्यम होगा, जो पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन के तहत एक निकाय है। इस कार्यक्रम में हुनर हाट और शिल्पग्राम के 100 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे। 10 से 13 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा 14वां साइबर सुरक्षा सम्मेलन COCON। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत 10 नवंबर 2021 को कोकोन के 14वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। यह एक वार्षिक हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी ब्रीफिंग है, जो आभासी तौर पर 10 से 13 नवंबर 2021 के बीच आयोजित की जाएगी। सम्मेलन का आयोजन केरल पुलिस द्वारा 2 गैर लाभकारी संगठनों, सोसाइटी फॉर द पुलिसिंग ऑफ साइबर स्पेस और सूचना सुरक्षा अनुसंधान संघ के सहयोग से किया जा रहा है। ये कोकोन जो है दोस्तों, ये केरल पुलिस, इसको पहले साइबर सेफ के नाम से जाना जाता था। केरल पुलिस का साइबर सिक्योरिटी की तरफ एक पहल था, 2008 में शुरू हुआ था ये, ठीक है। तो 2 दिवसीय इसका 14वां संस्करण का सम्मेलन का उद्घाटन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कर रहे हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, पूछ सकता है कि किस सरकार की पहल थी, तो केरल गवर्नमेंट की पहल थी। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, GM क्रॉप्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कृषि जैव प्रौद्योगिकी आपके 3rd पेपर का टॉपिक है और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा। 60 के दशक के अंत में देश में हरित क्रांति के आगमन ने खाद्य की कमी और गंभीर कृषि संकट से देश की रक्षा की। आज भारत फिर एक बार एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है, हालांकि जहां पर खाद्य संकट, खाद्य सुरक्षा एक महत्वपूर्ण समस्या, पोषण की समस्या एक महत्वपूर्ण समस्या बन गई, कुपोषण की। हालांकि 5 दशक पहले की तुलना में वह कहीं अधिक मजबूत स्थिति में है। 5 दशक पहले हमारे पास भोजन ही नहीं था। आज भोजन है भंडारण गृहों में, तो उसकी पहुंच आम आदमी तक नहीं है। जो भूखा व्यक्ति है उस तक नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो हालांकि 5 दशक पहले की तुलना में वह कहीं अधिक मजबूत स्थिति में है। वर्तमान में भारत विभिन्न प्रकार की फसलों का एक प्रमुख उत्पादक देश है, लेकिन प्रति इकाई भूमि की उपज या उत्पादन के मामले में भारत उन देशों से काफ़ी पीछे है, जैसे चाइना हो गया, जो खाद्य फसलों के प्रमुख उत्पादक हैं। फसल की पैदावार को कई कारक प्रभावित करते हैं, जिनमें जलवायु की स्थिति, उच्च गुणवत्ता युक्त कृषि आदानों तक पहुँच, मशीनीकरण, पूंजी तक पहुँच और नवीनतम कृषि तकनीकों का कुशल ज्ञान जैसे कारक शामिल हैं। भारत में देखा जाए तो कृषि क्षेत्र में निवेश न के बराबर है, जो कि और ज़्यादा प्रबल समस्या इस क्षेत्र में खड़ी करता है, कृषि को जोखिम भरा बना देता है।
हालांकि इनमें से किसी भी कारक का अधिक लाभ नहीं मिलेगा यदि हमारी भूमि में बोए जाने वाले बीज सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता के नहीं होंगे या उनमें विभिन्न कीटों और रोगों के प्रति प्रतिरोध की क्षमता नहीं होगी, क्योंकि इस फसल नष्ट हो जाएंगे या उपयोग हेतु नहीं रहेंगे। जीएम प्रौद्योगिकी के लाभ, या फिर ये भी होगा कि अंतर्राष्ट्रीय या जो बड़े मार्केट होते हैं उसमें कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। लोग आपके जैसे मटर है तो कीड़ा दिखा करके बाहर कर देंगे, देखो तुम्हारे मटर में कीड़े हैं, 2-3 मटर उठाएंगे, कहेंगे तुम्हारे मटर में कीड़े हैं, कौन खरीदेगा, हटाओ इसको। नहीं तो एकदम सस्ते दामों में खरीद लेंगे। तो ये दोनों ही चीज़ें खराब हैं। जीएम प्रौद्योगिकी के क्या लाभ हो सकते हैं? तो आयातक से शुद्ध निर्यातक के रूप में भारत का उदय हो सकता है। क्यों? क्योंकि तब कृषि का उत्पादन बढ़ेगा, गुणवत्ता बढ़ेगी और खाने के लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए भी हमारे पास पर्याप्त अनाज होंगे। जब से कृषि क्षेत्र को आनुवंशिक रूप से संशोधित कपास के लिए खोला गया है, बीटी कपास को आपको पता है कि इसके लिए भारत ने अनुमति दी थी, देश नकदी फसल कपास के प्रमुख उत्पादकों में से एक के रूप में उभरा है और 4-5 वर्षों से भी कम समय में ही इसका शुद्ध निर्यातक बन गया है। बीज के स्वाद, रंग, गुणवत्ता, पोषण मूल्य में सुधार, पादप रोगों के लिए प्रतिरोधी बनाने, और रोग प्रतिरोधी बनाएंगे तो पादप से ज़्यादा हमको फसल प्राप्त होगी, ज़्यादा से ज़्यादा उपज प्राप्त होगी। और जब तैयार माल हमारे पास होगा तो उसको हम न सिर्फ यूज़ कर सकते हैं बल्कि किसी भी मार्केट में जाके बेच सकते हैं, निर्यात कर सकते हैं। तो इससे भारत का जो आर्थिक विकास, कृषि विकास के साथ आर्थिक विकास को जोड़ सकते हैं अपने, है ना। तो ये सभी लाभ हैं जीएम प्रौद्योगिकी के। जलवायु अनुकूल फसलें, आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य के अन्य संभावित लाभ क्या हो सकते हैं? रोग और सूखा प्रतिरोधी पौधों का विकास, जिन्हें पर्यावरणीय संसाधनों की कम आवश्यकता होती है, जैसे जल और उर्वरक की कम आवश्यकता होती है। कीटनाशकों का कम उपयोग, कम लागत और दीर्घ शेल्फ लाइफ वाले खाद्य की आपूर्ति में वृद्धि, तेजी से विकास करने वाले पादप और जंतु, अधिक वांछनीय लक्षणों वाले खाद्य जैसे आलू जो तले जाने पर कैंसर कारक पदार्थों का कम उत्पादन करते हैं, औषधि खाद्य पदार्थ जिनका उपयोग टीकों या अन्य दवाओं के रूप में किया जा सकता है, तो इनका उत्पादन जीएम फसल अर्थात जेनेटिक मॉडिफाइड फसल के रूप में किया जा सकता है, डेवलपमेंट किया जा सकता है और इनसे संभावित जितने भी लाभ हैं हर क्षेत्र में लिए जा सकते हैं। जीएम फसलों से संबंधित चुनौतियां क्या हैं? ज़्यादातर चुनौतियां पर्यावरणीय हैं और इसीलिए यही कारण है कि जीएम फसलों पर विश्वास नहीं किया जाता है। न सिर्फ जो वैज्ञानिक हैं या पर्यावरणविद हैं वो ही, बल्कि आम जनता भी जो है वो भी इसका विरोध करती नजर आती है। अन्य जीएम फसलों की आवश्यकता, कपास किसानों को प्राप्त लाभ सदृश अवसर अन्य फसल उत्पादकों को नहीं मिल सका है। चीन के मक्के के आयात का एक बड़ा हिस्सा उत्तर और दक्षिणी अमेरिकी देशों से प्राप्त होता है। इधर चीन के पड़ोसी के रूप में भारत इन अवसरों के लाभ उठाने में असमर्थ है अथवा उत्पादकता के मौजूदा स्तरों के कारण प्रतिस्पर्धी मूल्य रखता है। प्रौद्योगिकी उन्नति के साथ तालमेल की कमी, दूसरी कमी है अज्ञात परिणाम। बाह्य जीन अभिव्यक्ति के माध्यम से किसी फसल प्रजाति की प्राकृतिक अवस्था को बदलने के अज्ञात परिणाम भी सामने आ सकते हैं। इस तरह के परिवर्तन फसल प्रजाति के चयापचय, विकास दर अथवा बाहरी पर्यावरणीय कारकों के प्रति अनुक्रिया को परिवर्तित कर सकते हैं। स्वास्थ्य जोखिम, जो सबसे बड़ा जोखिम समझा जाता है, आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थों में मौजूद नए एलर्जेंस के संपर्क में आने की संभावना और साथ ही एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन का जठरांत वनस्पति में स्थानांतरण मानव के लिए संभावित स्वास्थ्य जोखिमों में से प्रमुख है। जीएम फसलों का उपयोग करने के बाद, इनको खाने के बाद क्या परिणाम आएंगे, इसके बारे में ये प्रौद्योगिकी मौन रहती है। यही कारण है कि लोग चिंता व्यक्त करते हैं। पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न परिणाम न केवल स्वयं जीएमओ को प्रभावित करते हैं बल्कि उस प्राकृतिक वातावरण को प्रभावित करते हैं जिसमें उस जीव को बढ़ने दिया जाता है ना। हो सकता है कि आसपास जो अनुकूलन की जो क्षमता है जो प्रभावित हो। अन्य जीवों में कीटनाशक, शाकनाशी का जीन स्थानांतरण अथवा एंटीबायोटिक प्रतिरोध का स्थानांतरण न केवल मनुष्यों के लिए जोखिम उत्पन्न करेगा बल्कि यह पारिस्थितिकी असंतुलन भी पैदा कर सकता है, जिससे पहले कभी अहानिकारक रहे पादप अनियंत्रित विकास कर सकते हैं और इस प्रकार पादपों और जंतुओं दोनों के बीच रोग के प्रसार को बढ़ावा दे सकते हैं। ऐसे कई पादप हो सकते हैं जो अभी विकसित नहीं है, लेकिन हो सकता है जीएम फसलों के संपर्क में आने के बाद ये विकसित होने लगे और नुकसान पहुंचाने लगे प्रकृति को। आगे की राह, क्योंकि प्रकृति में जितनी चीज़ें बनी संतुलित अवस्था मानी जाती हैं, उनमें जरा भी असंतुलन हुआ तो गंभीर इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आगे की राह, एग्रीबायोटिक के साथ तालमेल बनाए रखना। बीटी बैगन,
DMH11 सरसों यदि अन्य GM फसलों को पर्याप्त पर्यावरण प्रभाव आकलन के बाद ही इनको अनुमति देनी चाहिए। GM फसलों को पर्याप्त पर्यावरणीय प्रभाव आकलन इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बाद ही कि पर्यावरण पर क्या प्रभाव, क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसकी अच्छी से खोजबीन करके ही इनको अनुमति देनी चाहिए। भारत में GM बीजों के व्यावसायीकरण की दीर्घकालिक संभावनाओं और लाभों पर मूल और गहन शोध के बाद ही सरकार को GM बीजों के व्यावसायीकरण के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। स्वदेशी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किसानों की आय को दोगुना करने के लिए विज्ञान और सुरक्षा से कोई समझौता किए बिना घरेलू प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करना और आवश्यक नियामक कदमों के साथ उनका समर्थन करना महत्वपूर्ण है। निवेश को बढ़ावा देने से टेक्नोलॉजी डेवलपर्स को उन फसलों में रुचि लेने के लिए प्रेरित किया जा सकेगा जो भारत के प्रासंगिक है और वे उन प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करेंगे जिनके लिए एक स्पष्ट नियामक ढांचा मौजूद है। विदेश से जो GM फसलें दी जाएंगी में भी उनमें निहित स्वार्थ छिपे होते हैं कि हमको येन केन प्रकार उसकी कुछ भी उसके बारे में बता करके बेचना है, बाद में वो जिस देश को बेच रहा है वहाँ क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है ना। तो ऐसा भी हो सकता है। तो अपने देश के लोगों पर, उनकी प्रौद्योगिकियों पर विश्वास करके उसको बढ़ावा दें, प्रोत्साहित करें, निवेश करें, और हो सकता है कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो वो पर्यावरण के अनुकूल हो और न सिर्फ पर्यावरण और स्वास्थ्य के बल्कि GM जो प्रौद्योगिकी है उसका जो इस्तेमाल है, उसका जो उद्देश्य है उसको भी पूरा करे। गुड साइंस पर भरोसा। GM फसल प्रौद्योगिकियों को उनके गुण, प्रभावकारिता, सुरक्षा और फसल के समग्र प्रदर्शन वृद्धि के लिए कई वर्षों के परीक्षण से गुजरना पड़ता है। हमें इन प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन के लिए मौजूद सभी गुड साइंस पर भरोसा होना चाहिए और फसल के लिए जो भी सुरक्षित और अच्छा साबित होता है उसे कृषक समुदाय को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। GM बीजों की अवैध खेती पर अंकुश लगाने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन कमेटी को निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए। राज्य सरकार के साथ सहयोग करें और एक राष्ट्रव्यापी जांच अभियान शुरू करें। मनमाने GM फसल उत्पादन के खतरे पर कार्रवाई की जाए। GM बीजों की अवैध आपूर्ति में शामिल लोगों की जांच की जाए और उन पर मुकदमा चलाया जाए। GM फसलों के साथ साथ जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाए। निष्कर्ष, दीर्घावधि में जब तक किसान लाभान्वित नहीं होंगे तब तक इसे किसी के लिए भी पैद लाभ का सौदा नहीं माना जा सकता है, क्योंकि अंतिम उद्देश्य तो यही है कि किसान लाभान्वित हो। निसंदेह यही वह परम लक्ष्य है जो नियामकों, किसानों की लॉबी, कार्यकर्ताओं और निवेशकों सहित सभी हितधारकों को भरोसे के माहौल का निर्माण करने के लिए एक साथ लाया सकता है। तो GM फसल के बारे में आपने आज देखा, थर्ड पेपर का मेन टॉपिक है। इसका जो है PDF हम डेली आप लोगों को प्रोवाइड करवा दे रहे हैं। मुख्य परीक्षा के पहले इन सब का आपको जिस्ट भी हम प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। लेकिन इसको देखते रहिए डेली। अगर मुख्य परीक्षा देनी है सीरियसली तो इन सारे टॉपिक जो हम डेली डिस्कस कर रहे हैं, जो भी चर्चा में रहे हैं विगत 1 वर्षों से और आगे भी अभी भी चर्चा में हैं, उन सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे ताकि GS 1, 2, 3, 4 और आपका निबंध का जो भी पोर्शन रहे और जो भी वैकल्पिक विषय उससे जुड़े भी यहाँ पे तार जुड़े रहें आपके, ठीक है। तो प्रीलिम्स के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए और अपनी समझ के लिए डेली देखना ना भूलें। परीक्षा खबरी, बहुत बहुत धन्यवाद।